हम लोग स्ट्रेट अवे हम लोग स्टार्ट जैसे स्टार्टिंग शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। और हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर बगैर टाइम जाया किए हुए। मैं चाहता हूँ ये तो कंप्लीट हो जाए। मुझे लगता है फियोक्रोमोसाइटोमा रह जाएगा हम लोगों का आज भी। फिर कल मुझे तो पक्के 3 सेशन तो चाहिए, क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग है, ठीक है। बहरहाल इंसुलिन इन्फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में आपने फ्लूइड थेरेपी देना है, 6 लीटर फ्लूइड आप लोगों को देना है। कैसे देना है मैंने आप लोगों को बताया, आगे भी एक स्लाइड आ रही है आप लोगों को, वो क्लियर कर देगी, वो इजी है, ठीक है। स्टार्ट बहरहाल क्या करेंगे आप, इंसुलिन देंगे 0.1 यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। 50 यूनिट ह्यूमन सोलुबल इंसुलिन है, एक्ट्रापिड एंड ह्यूमलिन आर प्लस 0.9% सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 0.9% सोडियम क्लोराइड को लेंगे और ये 50 ml का बनाएंगे। इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लूकोज लेवल, बोलस इंसुलिन इज नॉट रिकमेंडेड। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल आरबी, हर घंटे में आप लोगों को ब्लड आरबीएस करनी है पेशेंट की, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इमरजेंसी में हम लोगों को करने हैं? सबसे पहले हमें फ्लूइड करने हैं, पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम भेजेंगे, ठीक है। एम फॉर द ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप ऑफ 2 to 4 मिलीमोल पर लीटर पर आवर। हम लोगों को जो टारगेट रखना है कि 1 घंटे में हमें कितनी ग्लूकोज कम करनी है, क्योंकि पेशेंट का ट्रायड है। क्या है ट्रायड? हाइपरग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, एसिडिटी के साथ। जो जो मैकेनिज्म्स हैं किसी भी डिजीज के, उसको ट्रीट करना है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हाइपरग्लाइसीमिया को ड्रॉप आउट कराना है 2 to 4 मिलीमोल पर। अब एकदम तो नहीं कम कराएंगे ना, इतनी ज्यादा तो इंसुलिन नहीं देंगे, बस जस्ट आप 2 to 4 मिलीमोल पर लीटर पर आर, 1 घंटे में 2 से 4 मिलीमोल कम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। इनिशियली एम फॉर सीबीसी 10 मिलीमोल पर लीटर, रेंज अगर हम देखेंगे 8 to 10 मिलीमोल पर लीटर है। उसके बाद अंटिल डीके इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, सीबीजी का मतलब है कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम लोगों को रखनी है। रेंज इतनी है, ठीक है। विथ होल्ड इंसुलिन इन्फ्यूजन इफ सीरम पोटेशियम इज लेस देन 3.5 और ईसीजी चेंजेस ऑफ हाइपोकेलिसीमिया, ओ हाइपोकेलीमिया, ठीक है। अगर आपका पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 है तो विद होल्ड कर दें इंसुलिन इन्फ्यूजन को। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, हम लोगों को इंसुलिन को कंटिन्यू रखना होता है। फ्लूइड थेरेपी मेन है, और इंसुलिन थेरेपी को और इंसुलिन को हम इन्फ्यूजन को बंद नहीं करते। कब तक बंद नहीं करते? जब तक के पेशेंट का एनाइन गैप करेक्ट ना हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। ट्रांजिशन टू सबक्यूटेनियस इंसुलिन बाय गिविंग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 2 आवर्स बिफोर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ आईवी इंसुलिन। पेशेंट को शिफ्ट करेंगे आप सबक्यू इंसुलिन पर, क्योंकि आईवी चल रही है, इन्फ्यूजन चल रही है, ठीक है। तो 2 घंटे पहले कर देंगे। अगर इंसुलिन आप लोगों को बंद करनी है या कंटिन्यू करनी है, तो पेशेंट को शिफ्ट कर दें आप सबक्यू इंसुलिन पर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेजमेंट, बात ही इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, आपका क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इन चीजों की हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, पोटेशियम अंदर जाता नहीं है, तो इसमें क्या होगा? हाइपरकेलीमिया होगा। हाइपरकेलीमिया होगा, कैसे करेक्ट होगा वो भी देख लें। पोटेशियम है, बिगिन रिप्लेसमेंट स्टार्ट विद 0.5 मिलीग्राम केसीएल पर आर। पोटेशियम हम लोगों को देना है, क्योंकि इंट्रासेलुलर पोटेशियम नहीं होता, बाहर तो होता है, ठीक है। इंसुलिन पुश नहीं कर रही ना। 8.5 ग्राम केसीएल इन 1 pint ऑफ नॉर्मल सेलाइन एंड रन ओवर 1 आवर फॉर 2 आवर। बहुत स्लो पोटेशियम रिप्लेसमेंट हम लोग दे देते हैं। इसका आपका ये केसीएल का एम्प्यूल आया है, और 2 घंटे में आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। केसीएल का ये एम्प्यूल आपका 1 pint ऑफ नॉर्मल सेलाइन में आप लोग डालेंगे, ठीक है। केसीएल का एम्प्यूल, और कब तक चलाएंगे? 2 घंटे तक चलाएंगे। वंस द रिजल्ट इज अवेलेबल रिप्लेस अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि पेशेंट का क्या होगा। एम हमारा जो टारगेट होगा पेशेंट का पोटेशियम का, वो 4 to 5 मिलीमोल पर लीटर हमें रखना है। सोडियम का क्या करना है भाई? सीरम सोडियम इज नॉर्मल, यूज 0.9% सोडियम क्लोराइड इज द फ्लूइड थेरेपी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फ्लूइड ऑफ चॉइस हमारा डीके में है ही 0.9% सोडियम क्लोराइड, तो वो तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है। इफ एलिवेटेड मोर देन 160, यूज 0.45 सोडियम क्लोराइड, हाफ नॉर्मल सेलाइन इन द इज द फ्लूइड इन द फ्लूइड थेरेपी। अगर पेशेंट का आपने इलेक्ट्रोलाइट आप लोग और मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर उसमें 160 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा अगर आ गया है, तो हमें क्या करना है? हमें 0.45% वाली स्ट्रेंथ कम कर देंगे हम सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। तो ये फ्लूइड ऑफ चॉइस हो जाएगा आपका डीके में। बाइकार्बोनेट replacement is not routinely indicated in the management of DKA. Consider giving bicarbonate replacement if pH is less than 7 और सीरम बाइकार्बोनेट इज लेस देन 10, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि बाइकार्बोनेट को हम रूटीनली रिप्लेस नहीं कर रहे होते। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है, पोटेशियम की बात हो गई, सोडियम की बात हो गई, अब हम बाइकार्बोनेट पर आ गए हैं। बाइकार्बोनेट
हम रूटीनली जो है रिप्लेस नहीं करते मैनेजमेंट में, लेकिन अगर हमें हम कर सकते हैं, कुछ लोग बाइकार्बोनेट दे रहे होते हैं, और कब देना है, जब हमें पीएच लग रहा है कि लेस देन 7। पीछे मैंने स्लाइड दिखाई थी कि जब पीएच लेस देन 7 होगी तो मीन्स एसिडिटी सिवियर होगी, एंड दिस शोज द सिवियर डीके। अगर सिवियर डीके है तो आप दे सकते हैं बाइकार्बोनेट को भी, या सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल अगर आप लोगों ने कराया वो लेस देन 10 मिलीमोल पर लीटर आ गया, इफ द पीएच इज लेस देन 7 और बाइकार्बोनेट लेवल इज less than 5, administer 100 millimole 2 ampule of bicarbonate in 200 ml of water with 20 milli equivalent to potassium chloride over 2 hours। देखें कैसे देना है, ये चीज तक भी मेंशन है। पीएच आपको 7 से कम मिल गई, बाइकार्बोनेट लेवल आपके सीवियर लेस देन 5 से कम मिल गए, आप क्या करेंगे, 100 मिलीमोल का एम्प्यूल, 2 एम्प्यूल आपका, एक एम्प्यूल 50 मिलीमोल का होता है, 2 एम्प्यूल आप बाइकार्बोनेट को लेंगे, 200 ml ऑफ वाटर में डालेंगे, ठीक है, उसके साथ आप पोटाशियम भी डालेंगे और 2 घंटे के लिए चला देंगे इन्फ्यूजन पे। ठीक है, मैनेजमेंट ये फ्लूइड की जो मैं कह रहा था ये आप लोगों के लिए इजी है। ठीक है, इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, 0.9% नॉर्मल सेलाइन सोडियम क्लोराइड है, 1 लीटर इन 30 मिनट, 30 मिनट में आप 1 लीटर दे देंगे। 1 लीटर फिर आप 1 घंटे में देंगे, फिर आप 1 लीटर इन 2 घंटे में देंगे, फिर आप 1 लीटर इन 4 घंटे में देंगे, 1 लीटर इन 6 आवर्स। ठीक है, तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट का टाइम ड्यूरेशन है कि पहले 30 मिनट में 1 लीटर, फिर 1 घंटे में 1 लीटर, फिर 1 लीटर 2 घंटे में, फिर 1 लीटर 4 घंटे में, फिर 1 लीटर आपका 6 घंटे में। तो दिस इज योर फ्लूइड, किस तरीके से फ्लूइड देना है। जो वहां पर भी स्लाइड थी वो यही शो कर रही थी कि 1 पिंट इन 30 मिनट। ठीक है, तो उसका मकसद ये क्लियर हो गया यहाँ पर, बहुत ज्यादा आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, इंसुलिन में क्या करेंगे, स्टार्ट आईवी इंसुलिन है, यही इंसुलिन का है, 0.1 यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से पीछे स्लाइड ने शो किया है। ठीक है, और यहाँ पर भी यही है कि 6 यूनिट पर आर या 0.1 यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से। गोल कितना रखना है, देखें, 2 to 4 मिलीमोल, 3 to 5 मिलीमोल आप लोगों को पर आर जो है वो कम करना है। ये कंटिन्यू पेशेंट अनयूजुअल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इफ ऑलरेडी ऑन इट, कंटिन्यू करें भाई पेशेंट का अगर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पर है तो। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ डीके 2025 की गाइडलाइंस हैं ये। ठीक है, लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, कैसे मैनेज करना है वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देख लें। डोज भी वही है, 0.1 यूनिट पर केजी। ठीक है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है, डीके का पेशेंट है, सबकी इंसुलिन आपने दिया, साथ में आपने ये इन्फ्यूजन चला दी। ठीक है, और क्या करेगा, वेन ब्लड ग्लूकोज रीचेज लेस देन 250 मिलीग्राम, रिड्यूस शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन डोज टू 0.5। ठीक है, इसने भी यही कहा है कि भाई सब क्यू पे शिफ्ट कर दें 2 घंटे पहले। यही सारी चीजें स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और यही चीजें इस टेबल में समराइज्ड है कि हमें अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है सब क्यू इंसुलिन पर, बंद करने का इरादा है हमारा, तो हम 2 घंटे पहले पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे सब क्यू पर, और फिर पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टॉप करने का सोचेंगे। डीके में क्या करना है, कीप ग्लूकोज बिटवीन 150 एंड 200 अंटिल रेजोल्यूशन। और एचएचएस में कैसे करेंगे, टारगेट ग्लूकोज टू बिटवीन 200 एंड 250 अंटिल रेजोल्यूशन। तो आपको तकरीबन जो है वो 150 से 200 रखनी है डीके में गाइडलाइन के हिसाब से, और एचएचएस में आप लोगों को रखनी है 200 से 250। ठीक है, हाइपर ओस्मोलर स्टेट अगेन अब पीछे ही हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम इसको क्विकली फिर यहाँ पर जो है वो अलग से, क्योंकि टॉपिक है ये हाइपर ओस्मोलर hyperglycemic state। HHS is caused by deficiency of insulin usually in elderly patient, 2/3 have previously undiagnosed diabetes। ये ज्यादातर जो है HHS आपको टाइप 2 डायबिटीज में मिलती है, मैं बता दूं। और आपको डीके ज्यादातर कॉमन मिलता है टाइप 1 में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डीके आपका सिर्फ टाइप, लेकिन उसमें फिर आपको इन प्रेजेंस ऑफ सिवियरिटी या इन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन कोई अंडरलाइन स्ट्रेस होता है, उस वजह से उसके अंदर मिल सकता है। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, आपको 90 to 95% केसेस में आपको ये टाइप 2 में मिलेगा, और 90 to 95% केस में आपको टाइप 1 में मिलेगा। ये मोर्टेलिटी देखें अप टू 50% है। तो ये क्या बता रहा है कि भाई इसमें इंसुलिन, अच्छा, उसमें एब्सोलूट डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट हो रही होती है और इसमें रिलेटिव डेफिशिएंसी हो रही होती है। आगे एक टेबल आएगी जो दोनों को बहुत अच्छा कंपेयर कर लेगी। ठीक है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भाई हमने उसका तो डिस्कस कर लिया कि हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, डीके में हम लोगों को कीटोएसिडोसिस मिलेगी, और एसिडीमिया मिलेगा। यहाँ का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, हाइपोवोलीमिया मिलेगा, मार्क्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 30 मिलीमोल पर लीटर। डीके में कितने थे, 13 मिलीमोल थे, 13 मिलीमोल थे, और यहाँ पर कितने, 30 मिलीमोल पर लीटर, मतलब यहाँ पर मार्क्ड हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा आप लोगों को। और ओस्मोलिटी जो है, ब्लड की ओस्मोलिटी आपको 330 320 तक मिलेगी। ठीक है, 320 से ज्यादा ही मिलेगी।
तो ओस्मोलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये तीन है। ठीक है, अब ये देखें, ये टेबल आप लोगों को पूरा क्लियर कर देगी। एब्सोलूट और नियर एब्सोलूट इंसुलिन डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोन बॉडी प्रोडक्शन, सिस्टमिक एसिडोसिस। ठीक है ना, ये मैं इसको जूम भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये देखें। ठीक है, डेवलप ओवर 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन लगते हैं डेवलप होने में डीके को। और इसकी क्या है, इसमें एब्सोलूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, नियरली ऑलमोस्ट तकरीबन। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन टाइप 1 डायबिटीज बट इंक्रीजिंगली सीन इन टाइप 2 डायबिटीज। देखें आ गया। ठीक है, आपको ज्यादातर मिलेगा टाइप 1 में, मगर अभी आजकल इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं इसके टाइप 2 में भी, क्योंकि अंडरलाइंग स्ट्रेस, अंडरलाइंग इन्फेक्शन की वजह से प्रीडिस्पोज हो जाता है। हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरोस्मोलर स्टेट सिवियर, इसमें क्या होता है, इसमें रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, इसमें एब्सोलूट डेफिशिएंसी नहीं है। प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरोस्मोलिटी फ्रॉम यूरिनरी फ्री वाटर लॉसेस, नो सिग्निफिकेंट कीटोन बॉडी प्रोडक्शन और एसिडोसिस। मेन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया डीके का हाइपरोस्मोलर या हाइपरग्लाइसीमिक एचएचएस से, वो यही था कि भाई उसके अंदर एसिडोसिस होती है, इसमें एसिडोसिस नहीं होती, मेन पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसमें कीटोन प्रोडक्शन इतनी नहीं होती, वहां पर डीके में कीटोन प्रोडक्शन होती है। और इसमें तकरीबन कितना टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, एचएचए से एक दिन में नहीं हो जाती है। डीके आपका पेशेंट जो होता है, क्योंकि उसमें इंसुलिन ऑलमोस्ट तकरीबन ना होने के बराबर होती है, और यहाँ पर तो पेशेंट को इंसुलिन होती है, इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज में ज्यादा कॉमन है। टिपिकली प्रेजेंट इन टाइप 2 डायबिटीज आर प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डायबिटीज। पेशेंट को पता ही नहीं होता, डायबिटीज के साथ चल रहे होते हैं, टाइप 2 डायग्नोज भी नहीं हो रहे होते, लेकिन उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होते हैं, फिर इमरजेंसी में जाते हैं वो लोग एचएचएस डेवलप करके, और देन फिर पता चलता है इंसिडेंटली कि पेशेंट तो जो है वो टाइप 2 डायबिटीज का है, और हाई मोर्टेलिटी रेट है। एचएचएस को सिंपल नहीं लिया जा सकता, मोर देन 50% इसकी मोर्टेलिटी है। ठीक है, पार्ट आप देखें, पार्ट इसमें क्या है, प्रिसिपिटेशंस क्या है, इन्फेक्शन है, एमआई है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, ये एचएचएस के प्रिसिपिटेंट्स की बात हो रही है। और क्यों है, क्योंकि ये ओल्डर एल्डरली के अंदर ज्यादातर प्रेजेंट करता है, एचएचएस आपका एल्डरली पेशेंट में ज्यादा प्रेजेंट करता है, डीके आपका मोस्टली यंग पेशेंट में प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन एमआई भी जब जब एल्डरली में प्रेजेंट करेगा तो एमआई भी कॉमन आ जाएगा, स्ट्रोक भी कॉमन आ जाएगा। इनएडिक्वेट इंसुलिन ट्रीटमेंट, नॉन कंप्लायंट, अच्छा ये नॉन कंप्लायंट होते हैं, आप लोगों को पता है टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो दवाइयां लेना छोड़ देते हैं। इंसुलिन पता चला 600 पे पहुंच गई, 600 पे पहुंच गई, एचएचएस के साथ इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हाई शुगर इनटेक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, एक्रोमेगली, ड्रग्स हैं, कोई कार्टिजोन की टेबलेट्स ले रहे होते हैं, ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स, थायजाइड डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं, लूपडाफिनेटोइन बेरा साइड इफेक्ट है। उसके बाद ये देखें, ये अगेन एक बहुत अच्छी जो है वो टेबल है, आप देख सकते हैं दोनों को। इसमें कॉस्पोल रेस्पायर क्लिनिकल फीचर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे डीके की एचएचएस के साथ। नोजिया वोमिटिंग इसमें भी मिलेगी आपको। देखें एब्डोमिनल पेन जो है ना, मैंने बताया ना आपको डीके में मुझे मिलता है। ठीक है, फटीग, थ्रस्टी, स्वीट स्मेली ब्रीथ, एसीटोन ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं फ्रूट लाइक स्मेल ब्रीदिंग, वो इसी वजह से होती है क्योंकि एसीटोन की प्रोडक्शन होती है। कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस। ठीक है, यूएलई प्रेजेंटेड विद डिहाइड्रेटेड, स्टूपर और कोमा। स्टूपर कोमा क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, हम न्यूरो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि कोमा के कितने स्टेजेस हैं, स्टूपर क्या है, अनकॉन्शियसनेस, और जो है वो पोलियूरिया सेवरल वीक्स, प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, लेटर टेकिकार्डिया। ठीक है, तो बहरहाल हाइपर, अब लेबोरेटरी में क्या क्या मिलेगा आपको, लेबोरेटरी फाइंडिंग में एचएचएस में क्या मिलेगा भाई, वही फार्मूला है, हाइपर ओस्मोलरिटी का फार्मूला आप लोग याद कर ले, 2 इंटू सोडियम प्लस पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम को जमा करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें प्लस करें यूरिया, ग्लूकोज, ये सारी वैल्यूज आप लोगों को इमरजेंसी में मिल जाती है लेब से। आप हाइपर ओस्मोलरिटी, आप इसकी ओस्मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ओस्मोलरिटी जब आप निकालेंगे तो नॉर्मल ओस्मोलरिटी क्या है, 275 से 295 तक। और इसमें कितनी मिलती है हमें, मैंने अभी टेबल में दिखाया, मोर देन 320। तो अगर आपको ओस्मोलिटी 320 से ज्यादा मिल रही है, हाइपरग्लाइसीमिया आपको मिल रहा है, कितना हाइपरग्लाइसीमिया मिल रहा है, उधर हमें 13 मिलीमोल था डीके में, और एचएचएस में आपके पास मोर देन 30 है। ठीक है, तो वो है हाइपो, और हाइपरनेट्रीमिया आपको मिल सकता है, हाइपरकेलीमिया मिलेगा। ठीक है, अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और एचएचएस की हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ये देखें डीके का एक और फीचर आ गया। कितना ब्लड ग्लूकोज होगा भाई, 250 तक मिलेगा। 13.9 की पिक्चर ली थी हम लोगों ने अभी, कि 13 एडीए का जो हम क्राइटेरिया पढ़ रहे थे डीके में, उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना था, 13 मिलीमोल। ठीक है, तो मोर देन 250। और वहां पर कितना था, 30 मिलीमोल। तो यहाँ पर कितना हो गया, मोर देन 600। ठीक है, तो एचएचएस में आपको ग्लूकोज लेवल का ये देखें कितना बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर। और पीएच आप लोगों को कैसी मिल रही है, यहाँ पर पीएच आपको कम मिलेगी, आर्टीरियल पीएच एसिडिटी है, क्योंकि एसिडिक प्रोडक्शन डीके में होती है, एचएचएस में नहीं होती। ठीक है, एचएचएस में डी एसिड
एचएचएस आपका एसोसिएटेड नहीं है एसिडीमिया के साथ, तो इसलिए क्या करेगा, पीएच बढ़ जाएगी, ये अल्कलोसिस की तरफ जाएगी कहानी। बाइकार्बोनेट्स आप देख सकते हैं, जब आपको एसिड का बेसिक समझ आ गया तो आप लोग सब चीजें समझ जाएंगे कि भाई पीएच यहाँ ड्रॉप होगी, वहां एसिड बन नहीं रही तो पीएच बढ़ेगी। बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो यहाँ कम होंगे क्योंकि एसिड प्रोडक्शन है, और बाइकार्बोनेट लेवल ज्यादा होंगे क्योंकि एसिड प्रोडक्शन नहीं है। ओस्मोलरिटी जो है वो देखें यहाँ पे वेरी कर सकती है, आप लोगों को बड़ी हुई भी मिल सकती है, नॉर्मल भी मिल सकती है आप लोगों को, और यहाँ पर मोर देन 320 मिलेगी। ठीक है, यूरिनरी में कीटोन्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ पर नहीं मिलेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट। एनाइन गैप अगर देखा जाए तो बढ़ा हुआ मिलेगा, एनाइन गैप भी सब, ये सब चीजें वहीं पर मिलती है। और इंसुलिन में एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी आप लोगों को मिलेगी डीके में, और यहाँ पर रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी मिलेगी। राइट, आई थिंक कि मेरा ख्याल है अब तो याद हो गया होगा आप सब लोगों को। बिल्कुल, बहुत ही कैसे आईवी फ्लूइड देना है, ये सारा वही चार्ट है। ठीक है, किस तरीके से आप हाइपोवोलेमिक शॉक को ट्रीट करेंगे, माइल्ड हाइपोटेंशन के साथ अगर पेशेंट आता है तो कैसे देना है, कार्डियोजेनिक शॉक के साथ आता है पेशेंट है, ये देख लें, एवेल्युएट करें सीरम सोडियम को कैसे एवेल्युएट करना है, ये बड़े अच्छे चार्ट हैं। ठीक है ना, वेन सीरम ब्लड ग्लूकोज आपका इतना पहुंच जाएगा तो फिर आप लोगों को कौन सा फ्लूइड देना है। ठीक है, इंसुलिन हमें किस तरीके से देनी है, ठीक है, 0.1 पर केजी पर आर मैंने आप लोगों को बताया, इन्फ्यूजन किस तरीके से चलानी है, चेक सीरम ब्लड, हर घंटे में हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। ठीक है, पोटाशियम हमें किस तरीके से रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को किस तरीके से बैलेंस करना है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, अभी सारी टेबल्स आप लोगों को बताइए। हाइपोग्लाइसीमिया पे आ जाए, इन कॉन्टेक्ट ऑफ द डायबिटीज, एक्सेस इंसुलिन इन एब्सेंस ऑफ इनफ कार्बोहाइड्रेट बाय हाइपोग्लाइसीमिया। क्या है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर आपका कम हो जाएगी, सिंपल है, लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लीड टू एडरिनर्जिक एक्टिवेशन एंड न्यूरोग्लाइकोपीनिया है, सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया डायग्नोस क्लिनिकली बाय विपलट्राइड। बस अब इसमें काम की चीज हाइपोग्लाइसीमिया में है विपलट्राइड, विपलट्राइड याद कर लें आप लोग, पेशेंट विपलट्राइड के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्या है विपलट्राइड, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी विपलट्राइड ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया मिलेंगी। ठीक है, क्या होती है सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट टेकिकार्डिक हो जाता है, पेशेंट को ठंडे पसीने आते हैं, पेशेंट की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेशेंट को जो है घबराहट होती है, ये सिम्टम्स हैं आपके हाइपोग्लाइसीमिया के। प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन आपकी लेस देन 50 होगी, 2.8 मिलीमोल है, या मिलीग्राम में भी दे दी है, एंड रेजोल्यूशन ऑफ डोज सिम्टम्स आफ्टर द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज रेज। ऑल अनकॉन्शियस पेशेंट, देखें मैं ये पीछे पढ़ा चुका हूँ कि हम लोगों को जितने भी पेशेंट इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट एक्यूट लॉस ऑफ कॉन्शियस एट लेवल ऑफ सेंसोरियम के साथ, वो पेशेंट को हमें अज्यूम करना है हाइपोग्लाइसीमिया अंटिल प्रोवन अदरवाइज। हम लोगों ने बड़ा डिस्कस किया था इसमें कि भाई कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आएगा, मैं सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने हैं उसके। हाइपोग्लाइसेमिक का अवेयरनेस अकर वन थर्ड ऑफ द पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में वन थर्ड पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स क्या होते हैं। सम पेशेंट हैव हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स व्हेन देयर ब्लड ग्लूकोज इज अबव द टारगेट रेंज। ठीक है ना, 7 मिलीमोल से ऊपर होता है कुछ लोगों को, तब हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट पोस्ट total pancreatectomy have more frequent and severe episode because they also have lost their glucagon producing cells. Yes, post total pancreatectomy के बाद पेशेंट को ज्यादा एपिसोड्स होती हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है हाइपोग्लाइसीमिया, हम लोग सबको पता है, कॉमन प्रेजेंटेशन है, कोई इशू नहीं है, आप इसमें विपल ट्राइड याद कर लें। विपल ट्राइड क्या है, विपल ट्राइड आपका ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और रेजोल्यूशन सिम्टम्स है, और जैसे ही आप उसको देंगे रेजोल्यूशन ऑफ डोज सिम्टम्स आफ्टर द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज, जैसे ही आप उनको कोई मीठा देंगे पेशेंट की सिम्टम्स गायब हो गए, दिस इज कॉल्ड विपल स्ट्राइड, सिंपल है। सिम्टम आई, ग्लूकोज चेक किया 50 से कम मिल रहा, आप लोगों ने उसको काउंटर किया, कुछ भी आप लोगों ने उसको ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन की, पेशेंट का ग्लूकोज सही हो गया, ये पेशेंट का विपल ट्राइड, सिंपल। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, रिडंडेंट काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म और इन प्लेस टू प्रिवेंट द करेक्ट टू करेक्ट द हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन, मेजर डिफेंसेस इंक्लूडेड डिक्रीज इन इंसुलिन सीक्रेशन। पैथोफिजियोलॉजी हाइपोग्लाइसीमिया की होती क्यों है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ग्लूकागोन सीक्रेशन इंक्रीज इन एपिनेफ्रिन सीक्रेशन इंक्रीज, ये काउंटर काउंटर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बॉडी में। आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने बड़े सेंसेस रखे हैं हमारे ग्लैंड्स के अंदर, चीजों के अंदर, जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहे होते हैं तो फिर सिग्नल मिलता है कि भाई ग्लूकागोन प्रोडक्शन करें, पेंक्रियाज को सिग्नल जाता है ग्लूकागोन सीक्रेट करें, किडनीज को एपिनेफ्रिन इंक्रीज करें, ठीक है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इफ दीज डिफेंसेस फेल, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल विल कंटिन्यू टू फॉल। ठीक है, जब भी पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो काउंटर रेगुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उस रेस्पॉन्स में हमारा एपिनेफ्रिन बढ़ता है, उस रेस्पॉन्स में हमारा ग्लूकागोन बढ़ता है, ताकि उसको काउंटर किया जाए, जो इमरजेंसी बॉडी में हो गई है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो गए हैं, उसको करेक्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे डिफेंस सिस्टम आपके फेल हो जाते हैं तो फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल गिरेगा। टाइप 1 लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2 काउंटर रेगुलेटरी रेस्पॉन्सेज टू हाइपोग्लाइसीमिया आर फ्रीक्वेंटली इंपेयर्ड।
टाइप 1 टाइप 2 में ये हमारा जो काउंटर रेगुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, ये पहले से इम्पेयर्ड होता है। इस वजह से दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस। ठीक है, कॉजेज में क्या क्या आ जाएंगे? इंसुलिन, इंसुलिन जो लोग लगाते हैं ना, उनकी इंसुलिन का मेजर इफेक्ट ये है कि कभी उनका खाने पीने में थोड़ा आगे पीछे हुआ और पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स में डेवलप करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी आते हैं, ग्लिपाजाइड है, ग्लिकाजाइड है, एम्ब्रिल की टेबलेट आती है, गेट्रिड की टेबलेट आती है। ये भी जो है वो आप लोगों को पता है कि हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स करते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन पर है उनको तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपो में जाने के, लेकिन जो ओरल मेडिकेशंस पे उनको भी होते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल हो गई, सैलिसाइलेट्स, क्विनिन, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है ना, ये सारी ड्रग्स हैं जो एसोसिएटेड है हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं। इंसुलिनोमा ट्यूमर्स हैं, ठीक है, ट्यूमर होगा तो जाहिर बात है इंसुलिन, एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस होगी तो पेशेंट ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। प्रेजेंटेशन में कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा? ऑटोनोमिक में ब्लड ग्लूकोज लेवल 3.3 से 3.6 मिलीमोल है, मैंने बताया, लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डायफोरेटिक सिम्टम्स आ गई, एंजाइटी आ गई, पेल्पेशन, टेकिकार्डिया, ट्रीमर, वार्निंग, न्यूरोग्लाइकोपेनिक। क्या है भाई? ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 2.6। अगर 2.6 मिलीमोल पर लीटर से कम, न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स आपको आ जाएंगी। क्या क्या होंगी? कंफ्यूजन आएगी, सिलर्ड स्पीच आएगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस आएंगी, पेशेंट कहेगा मुझे धुंधला नजर आ रहा है, मुझसे बात नहीं की जा रही, कंफ्यूज होगा, बीइंग अनकोऑर्डिनेटेड है, लड़खड़ा कर चलेगा, ठीक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन और कोमा और सीजर में भी जा सकता है पेशेंट, क्योंकि हम लोगों ने सीजर्स में भी पढ़ा था कि जो है सबसे पहले मेटाबॉलिक कॉजेज को ट्रीट करना होता है हमें सीजर्स के अंदर। और सीजर कब तक डेवलप होंगे? लेस देन 1.5 मिलीमोल पर डेसीलीटर, जिसकी तकरीबन 30s में शुगर चली गई है, इतना ज्यादा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो वो पेशेंट आपका सीजर्स और कोमा में भी जा सकता है। ये न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स हैं ये जो मेंशन किए हैं। कंफ्यूजन, सिलर्ड स्पीच, विजुअल डिस्टर्बेंसेस कब डेवलप होती है? जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 2.6 मिलीमोल पर लीटर होता है, राइट। सो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल कराएंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लीवर प्रोफाइल है, इंसुलिन, सी पेप्टाइड लेवल्स हम कराएंगे, ठीक है ना, सी पेप्टाइड लेवल्स हम कराते हैं टू सी द स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। सल्फोनाइल यूरिया स्क्रीन है, IGF-2 फैक्टर है, इंट्रा ग्रोथ फैक्टर 2। एनीवे, देखें ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया जहां कंफर्म हो जाता है, डायबिटीज है या नहीं है, ये एक बड़ा अच्छा चार्ट है। यही सारी चीजें इसके अंदर आ गई। कैसे मैनेज करेंगे आप हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स को पेशेंट में जब आप डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है। अगर नो है तो फिर क्या करना है? क्रिटिकल ब्लड सैंपल इफ पॉसिबल, 6 ml ऑफ ब्लड लें, पेशेंट इज कॉन्शियस, एबल टू टोलरेट, ओरल इनटेक करें। क्या क्या देना है? अगर पेशेंट को आपको लगता है डायबिटीज है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, तो आईवी एक्सेस करें पेशेंट का और आईवी बोलस दें 2 to 5 ml पर केजी ऑफ 10%, ठीक है, 10% डेक्सट्रोज। 10% डेक्सट्रोज के फ्लूइड आते हैं, आप लोगों को पता है। और उसके अलावा अगर नहीं है तो क्या है? ग्लूकागोन का, IM का इंजेक्शन हम लोग देते हैं। जो मेजर ट्रीटमेंट आप लोग पढ़ेंगे, 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, IM। अच्छा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना वो यही है कि ग्लूकागोन हम देते हैं, ठीक है। ग्लूकागोन का, IM का इंजेक्शन आता है जब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है इस तरीके के पेशेंट में, तो हम देते हैं, ठीक है। तो बिगिन विथ 125 ऑर्डिनरी सॉफ्ट ड्रिंक डाइल्यूटेड, सारी मैनेजमेंट दी हुई है किस तरीके से मैनेज करना है, कितनी ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है अगर इतना सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो, ठीक है। थायराइड स्ट्रोम पे आ जाएं जल्दी से, ठीक है। थायराइड स्ट्रोम क्या है? कितनी स्लाइड्स हैं अभी आज की? एक मिनट में देख लो। 37, ये भी तकरीबन अभी तो है टॉपिक हमारा, खैर एनीवे। थायराइड ग्लैंड पे आ जाए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट थायराइड फंक्शन, ठीक है ना। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई? ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं पुअर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? इसमें ऑब्वियसली आपका हाइपरथायराइडिज्म आ जाता है, मिक्स एडिमा, कोमा आ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बहुत ही अच्छी टेबल है जो कि अफेक्ट करते हैं थायराइड फंक्शन को। फैक्टर दैट इनहिबिट प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, स्ट्रेस आपका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होने देगा, इन्फेक्शन, ट्रोमा, रेडिएशन, मेडिकेशंस होती हैं कुछ जो अफेक्ट करती हैं थायराइड फंक्शन को, ठीक है। फ्री T3 और T4 जो हम लोग लेवल चेक कराते हैं थायराइड हार्मोन्स का, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कन्वर्जन T4 to T3 जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि थायराइड हार्मोन की सेंसिटिविटी को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। तो विटामिन ए, एक्सरसाइज और जिंक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं टू इंक्रीज दी सेलुलर सेंसिटिविटी टू थायराइड हार्मोन्स। तो ये बहुत अच्छी टेबल है आप लोगों के लिए जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को डिसाइड कर रही है। आयोडाइज सॉल्ट भी हम देते हैं ना। देखें, फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। प्रॉपर प्रोडक्शन क्या क्या फैक्टर्स हैं? आयरन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आयोडीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टायरोसिन,
आपका जो है आपका प्रोटीन है, जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन ई है, B2 B3 B6 CD, ये बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं विटामिन ए, एक्सरसाइज और जिंक। ठीक है, तो ये दो बड़े 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 अच्छा मतलब इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके फंक्शन को कम करते हैं, ये आपके सामने, स्ट्रेस, ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, ये सारे फैक्टर्स को कम करते हैं। और जो कन्वर्जन को बढ़ाते हैं वो सेलेनियम और जिंक का बहुत अच्छा रोल है। जो पेरिफेरल कन्वर्जन को बढ़ाते हैं, T4 को थायराइड को T3 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपकी एक्टिव फॉर्म है। थायराइड स्टोम क्या है भाई? लाइफ थ्रेटनिंग एक्सरसेबेशन ऑफ हाइपरथायराइड स्टेट विद द एविडेंस ऑफ डीकंपेंसेशन इन वन और मोर ऑर्गन सिस्टम, द मोर्टेलिटी 20-30% इज लाइफ थ्रेटनिंग एक्सरसेबेशन ऑफ हाइपरथायराइड स्टेट। ठीक है, हाइपरथायराइड पेशेंट है, पेशेंट का थायराइड एक्सेस में काम कर रहा है और समझ लेंगे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, इट मे बी प्रिसिपिटेटेड बाय स्ट्रेस इंक्लूडिंग कंकरेंट इन्फेक्शन, सर्जरी और प्रेगनेंसी। देखें पीछे, चाहे डीके हो चाहे कोई भी चीज हो, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आप लोग याद रखा करें। चाहे इवन हार्ट फेलियर हो, हम लोगों ने हार्ट फेलियर भी पढ़ा, उसमें भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आ रहे थे कि भाई अगर इन्फेक्शन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है, सेकेंडरी टू पल्मोनरी अगर एडिमा है, तो ये सारी चीजें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसे नहीं आता। तो थायराइड स्टोन फर्ज कर लें कि हाइपर थायराइड का कोई पेशेंट है, हाइपरथायराइडिज्म का कोई पेशेंट है और वो डीकम्पेंसेशन में चला गया और वो थायराइड स्टोन डेवलप कर रहा है। तो थायराइड स्ट्रोम आपका बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म से लिंक है, आप लोग ये समझ सकते हैं, राइट। इट मे बी प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रेस इंक्लूडिंग कंकरेंट इन्फेक्शन, क्लिनिकली डायग्नोसिस विद फीचर्स ऑफ सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस। ये देखें आ गया ना। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या करेंगे, आपको सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस या सीवियर हाइपरथायराइडिज्म की पिक्चर, आपको पिक्चर मिलेगी, फीचर्स मिलेंगे पेशेंट में, हाइपरपायरेक्सिया एंड न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन सच एज डिलीरियम। ठीक है, अब एक हाइपरथायराइड का पेशेंट है, फर्ज करें आपके पास आ गया और इमरजेंसी में हिस्ट्री आप लोगों को मिलेगी कि दिस पेशेंट इज ऑलरेडी डायग्नोज केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे जो हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स हम लोगों को मिलते हैं पेशेंट में, टेकिकार्डिया है या एट्रियल फिब्रिलेशन है या वेट लॉस की हिस्ट्री है या डायरिया है, जो भी हाइपरथायराइड की पिक्चर्स है। साथ में पेशेंट ने हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है, फीवर आपको मिलेगा 105 104 का, एंड न्यूरोसाइकेट्रिक पेशेंट डिलीरियम के साथ, डिल्यूजन्स के साथ आपके पास आ गया। ठीक है, तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे कि दिस कुड बी ए थायराइड स्टोन। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर में इन्फेक्शन, नॉन थायराइडल ट्रोमा, सर्जरी, साइकोसिस, ठीक है ना, पार्चुरेशन, डीके। फर्स्ट डीके भी प्रिसिपिटेट करेगा भाई, डीके भी अगर है और पेशेंट को थायराइड भी है, क्योंकि मोस्टली जो टाइप 1 डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनमें और भी इश्यूज होते हैं, वो हाइपरथायराइड के पेशेंट्स भी होते हैं। बहरहाल, बहरहाल एमआई और अदर एक्यूट प्रॉब्लम्स थायराइड स्पेसिफिक में क्या कराएंगे आप प्रिस्क्रिप्शन में? रेडियो आयोडीन, हाई डोजेज ऑफ आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड, फॉर एग्जांपल रेडियोग्राफी, कंट्रास्ट मीडिया, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एंटी। बहुत सारे लोग क्यों क्यों डेवलप करते हैं थायराइड स्ट्रोम, डेवलप क्यों करते हैं? इन्फेक्शन की वजह से, साइकोसिस, डीके, डिफरेंट फैक्टर्स, अंडरलाइंग कॉज। लेकिन बहुत सारे जो हम लोगों ने कॉमन काज देखेंगे इमरजेंसी में, नॉन कंप्लाइंट टू एंटी थायराइड मेडिकेशंस। ठीक है ना, पेशेंट जो है ना वो छोड़ देते हैं दवाई। कौन सी दवाइयां होती हैं हाइपरथायराइडिज्म में? आप लोगों को पता है, नियोमरकाजोल बहुत सारी चल रही होती है हाइपरथायराइड के पेशेंट में, बीटा ब्लॉकर्स चल रही होती हैं, मगर पेशेंट जो है ना वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है, 1.5 2 2 साल या इवन लाइफ लॉन्ग की चल रही होती है, तो पेशेंट ना डिसकंटिन्यू कर देता है। पेशेंट का जब नहीं कंटिन्यू करेगा तो फिर क्या होगा, थायराइड स्ट्रोम डेवलप कर सकता है, थायराइड इंजरी, पेल्पेशन, इंफेक्शन ऑफ एडिमा, न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ मायोडर्म थेरेपी कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स में। 10 मिनट्स रह गए। मेरा ख्याल है 10 तो बज गए हैं, लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे हम लोगों को शायद। ठीक है ना, आई डोंट नो कि डिसकंटिन्यू करेंगे या नहीं, बहरहाल देखते हैं। तो थायराइड अच्छा क्या है कि, सॉरी मैं पता नहीं क्या कह रहा था, मेरी कंसंट्रेशन, यही प्रॉब्लम है ना, टूट जाती है फिर से। खैर, ठीक है, तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ। तो चले भाई, ये चार्ट है आप लोगों का, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कौन कौन सी सीक्रेशंस हैं, थायराइड ग्लैंड से, सारा मैकेनिज्म दिया हुआ है। सिंपैथेटिक सिस्टम किस तरीके से एक्टिव होता है, हाइपर मेटाबोलाइट है या कार्डियक इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे थायराइड के। थायराइड की ये पूरी टेबल है, थायराइड के क्या क्या फंक्शंस हैं और किस तरीके से इफेक्ट करता है आपका हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट को, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को और आपकी कार्डियक इफेक्ट्स को। ठीक है, क्या क्या थायराइड के काम है जो थायराइड स्ट्रोम की वजह से आपके डिस्टर्ब होंगे। हाइपरथायराइडिज्म की फीचर्स जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, ये पिक्चर खुद के लिए है कि इंटॉलरेंस टू हीट,
फाइन हेयर, बल्जिंग आईज, एक्सोथेल्मस, हम सब लोगों को पता है कि एक्सोथेल्मस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, फेशियल फ्लशिंग, एनलार्ज थायराइड, टैकिकार्डिया, सिस्टोलिक बीपी, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग। सो ये हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड स्ट्रोम डेवलप ही उन पेशेंट्स में होता है जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, सॉरी। ठीक है, अब ये आ गया आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर थायराइड स्ट्रोम। ठीक है, थायराइड स्ट्रोम को किस कैसे डायग्नोस करेंगे आप लोग? ठीक है, ये थर्मोरेगुलेटरी डिसफंक्शन मैंने क्या बताया कि हाइपरथायराइड के फीचर्स के साथ साथ हाइपरपायरेक्सिया के फीचर्स भी होंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आप देख सकते हैं, और कैसे पॉइंट्स देने हैं। 5 पॉइंट देंगे अगर फीवर इतना है, 100 से 100 है तो 10 पॉइंट देंगे, 15 पॉइंट देंगे। ये देखें पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है। फिर सीएनएस को देखेंगे, पेशेंट क्योंकि डिलीरियम के साथ प्रेजेंट कर रहा है, साइकोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सीएनएस के सिम्टम्स हैं या नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी। तो जीआई के अगर हेपेटिक डिस्फंक्शन देखना है पेशेंट का तो इसके भी पॉइंट्स हैं। अब स्कोरिंग कैसे करेंगे हम? जब हम सारे सिस्टम्स को देख लेंगे कि भाई इसका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने चेक कर लिया, सीएनएस सिस्टम हम लोगों ने देख लिया, जीआई सिस्टम देख लिया, ये स्कोरिंग सिस्टम है, तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अगर लेस देन 25 आपका बनता है तो अनलाइक है कि थायराइड स्ट्रोम नहीं है। 25 से 44 है तो सपोर्ट द डायग्नोसिस, और अगर मोर देन 45 है तो हाईली सजेस्टिव ऑफ थायराइड स्ट्रोम। 45 से ऊपर का स्कोर अगर आप लोगों को कुछ भी मिलता है, पेशेंट है, पेशेंट को थायराइड की हिस्ट्री तो जरूरी है मिलना, उसके बाद पेशेंट आपका सीएनएस के सिम्टम्स अगर नहीं है, फर्ज कर लें थर्मोरेगुलेटरी डिसफंक्शन भी नहीं है, पेशेंट को फर्ज करें अब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ गए, ठीक है, तो तब भी अगर आप देखें तो 15 और 5 20 और 10 30, तो 30 पे भी आपका जो है वो सपोर्ट तो करेगा डायग्नोसिस को, मगर बनेगा नहीं, क्योंकि क्या चाहिए, सजेस्टिव का 45 से ऊपर चाहिए आप। ठीक है, तो और भी सारी चीजें आप लोग फिर देखेंगे। पेशेंट को टेकिकार्डिया कितना है, 99 to 109 है तो 5 पॉइंट देंगे, अगर 110 से 119 का हार्ट रेट है तो 10 पॉइंट देंगे। फिर 10 10 बढ़ाते जाएं और 5 5 यहाँ बढ़ाते जाएं, सिंपल है ना। ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, 10 10 पॉइंट, 10 10 हार्ट बीट यहाँ बढ़ाएं और 5 पॉइंट यहाँ बढ़ाएं। ठीक है, तो ये भी है, तो ये सारे बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आप लोगों के लिए। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में फ्री T4 फ्री T3 एलिवेटेड, हम कभी भी आगा खान से जब लेब कराते हैं तो हम लिख के देते हैं फ्री T3 फ्री T4 कराएं। टीएसएच सप्रेस्ड मिलेगा आप लोगों को, ये क्यों मिलता है टीएसएच सप्रेस्ड? हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच बढ़ा हुआ मिलता है, हाइपरथायराइडिज्म में टीएच सप्रेस मिलता है। ठीक है, ये याद कर लें, ये फीचर्स वही है, ये इन्वेस्टिगेशंस में कुछ भी नया नहीं है थायराइड स्ट्रोम में। ठीक है, वही है जो हाइपरथायराइड में होते हैं। नोट दैट फाइंडिंग्स आर नॉट डिफरेंट देन दैट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। देखें आ भी गया, उसने बता दिया कि इसके अंदर फाइंडिंग्स वही होती हैं जो हाइपरथायराइडिज्म में होती है, बट द डिफरेंस इज इन द सेटिंग ऑफ बायोकेमिकल फीचर्स। मसला बायोकेमिकल फीचर्स में चेंज है। हाइपरथायराइडिज्म विथ हाइपरग्लाइसीमिया, लीकोसाइटोसिस, माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, एंड एबनॉर्मल एलएफटी भी मिल सकती है आप लोगों को। हाउ टू डिफरेंशिएट अनकॉम्प्लिकेटेड थायरोटॉक्सिकोसिस और कॉम्प्लिकेटेड थायरोटॉक्सिकोसिस को हम सिंपल थायराइड स्ट्रोम भी कहते हैं। सिंपल है, अभी तो और बहुत सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए। थायरोटॉक्सिकोसिस को अनकॉम्प्लिकेटेड करें, और अगर कॉम्प्लिकेट हो गया तो उसको थायराइड स्ट्रोम कह देंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई? इधर हाइपर पायरेक्सिया मिलेगा, वहां पे हीट इंटॉलरेंस मिलती है, गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती हाइपरथायराइड के पेशेंट्स को। टेकिकार्डिया यहाँ पर मिलेगा आपको, लेकिन हार्ट रेट आपका 100 to 140 के बीच मिलेगा, अगर 140 से ज्यादा मिल रहा है। हाइपोटेंशन है, एट्रियल है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर पेशेंट डेवलप करता है तो दिस कुड बी थायराइड स्ट्रोम। डायरिया, इंक्रीज एपेटाइट विद वेट लॉस, नाउजिया, वोमिटिंग, सीवियर डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेपाटोसेलुलर डिस्फंक्शन। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, थायराइड टॉक्सिक अनकॉम्प्लिकेटेड में मिलेगी, लेकिन अगर एंजाइटी रेस्टलेसनेस से आगे पेशेंट आपका साइकोसिस, कंफ्यूजन, एजिटेशन, डेलीरियम, सीजर्स के साथ आ गया, स्टूपर के साथ आ गया, कोमा के साथ आ गया, सीएनएस के सिम्टम्स डेवलप कर लिए, तो पेशेंट आपका थायराइड, जो हाइपरथायराइड वाला पेशेंट था, वो समझ लें कॉम्प्लिकेटेड थायराइड स्ट्रोम में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे? सिंपल एबीसीडी। रिहाइड्रेट करें, पेशेंट आपको रिहाइड्रेट करें, हाइपर पायरेक्सिया को ट्रीट करें भाई। हाइपर पायरेक्सिया जो है इसमें मेन कल्प्रिट है, तो यूज करें फैन, टेपिड स्पंजिंग करें, एंड ओरल पैरासीटामोल, वही है। डू नॉट यूज एस्पिरिन और एनसेड। ठीक है, इसके जो थायराइड स्ट्रोम के अंदर आप लोग एस्पिरिन या एनसेड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड में ट्रांसअमीन के कैप्सूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। और एक मैं आपको बता रहा हूँ कि थायराइड का पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो डू नॉट यूज एस्पिरिन और एनसाइड्स। ठीक है, हाइपरपायरेक्सिया को ट्रीट आप करेंगे सिर्फ किससे? पैरासीटामोल से।
एबीसीडी तो अप्रोच हमारी रहेगी, मैंने पहले दिन से बता दिया था, हर मैनेजमेंट की अप्रोच, इमरजेंसी अप्रोच एबीसीडी से स्टार्ट होती है। रिहाइड्रेट करना है पेशेंट को, क्योंकि थायराइड के पेशेंट आपके डिहाइड्रेटेड होते हैं। राइट ट्रीटमेंट ये देखें, बहुत अच्छा ट्रायंगल है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो ट्रायंगल ऑफ ट्रीटमेंट में देख लें, डिक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन एंड डिक्रीज द पेरिफेरल कन्वर्जन। क्योंकि पेरिफेरल कन्वर्जन जो है ना T4 से T3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रायंगल है ट्रीटमेंट का। थायराइड स्टोन में प्रॉब्लम क्या है? आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या करेंगे ट्रीटमेंट में आप लोग? ट्रीटमेंट में कम करेंगे आप, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करना है। प्रॉब्लम जब हम लोगों को समझ आएगी तो ट्रीटमेंट भी समझ आ जाएगा कि भाई थायराइड स्ट्रोम या हाइपरथायराइड में सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव है। ठीक है, इसीलिए जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो उसको क्या करना है, कम करेंगे तो ट्रीट हो जाएगा, कम करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी प्रोडक्शन रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है। पैथोफिजियोलॉजी फिजियोलॉजी हमारी वही बेसिक है जो हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं। ठीक है, या हम और इधर फिर क्या होगा, जब अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपकी पेरिफेरल कन्वर्जन भी कम हो जाएगी, फिर T3 और T4 to T3। ठीक है, मैनेजमेंट में अगेन वही आ गया आपका बीटा सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट। देखें आ गया ना, सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करना है तो बीटा सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट बीटा ब्लॉकर देंगे, ओरल प्रोप्रानोलोल। इंड्राल की टेबलेट बड़ी कॉमन आप लोग देखेंगे 40 mg। ठीक है, चल रही होती है 3 टाइम्स ए डे, 4 टाइम्स ए डे। आईवी भी दे सकते हैं, फोटो आयोडाइड देंगे, ओरल सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड भी देंगे 5 ड्रॉप्स में। ठीक है, इसका भी रोल है। एंटी थायराइड ड्रग्स कार्बिमाजोल, जिसको हम कहते हैं अपने प्रोपाथायोरेसिल, मेथिमाजोल, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामिथाजोन। कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, अच्छा हम थायराइड स्ट्रोम में हम डेक्सामिथाजोन या हाइड्रोकोर्टिजोन लाजमी देते हैं, क्योंकि टू सबसाइड द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। पेशेंट ससेप्टेबल टू डेवलपिंग थायराइड स्ट्रोम हैव इंक्रीज सेंसिटिविटी टू केटोलामीन। ठीक है, ये वही सारी चीजें बता रहा है। और अभी भी मेरी कुछ स्लाइड्स रह रही हैं, और आई हैव जस्ट 1.5 minutes। टेक होम पॉइंट नहीं है, मिक्स एडिमा कोमा रह गया है, फिर हम या तो ये मिक्स एडिमा कोमा को कल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मेरा ख्याल है मिक्स एडिमा कोमा को कल से। आई हैव इन 1 minute and 38 seconds। बहरहाल आई होप के आज का सेशन बहुत अच्छा गया है, और आप लोगों को मुझे यकीन है कि बहुत मजा आया होगा, और समझने में चीजों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जरूर क्लियर हुए होंगे।